what exactly is the dominance and why are some alleles dominant and why some alleles are recessive, and we will also understand that what a gene does. मतलब ये डोमिनेंस है क्या और क्यों कुछ एलील डोमिनेंट होते हैं, कुछ एलील रिसेसिव होते हैं, और जीन करता क्या है। तो इन्हीं सवालों को समझेंगे और ये सारे सवाल एनसीईआरटी बुक में पूछे गए हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ ट्रेट, यानी जीन में इंफॉर्मेशन होता है किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए। जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, उनसे पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और उसके बाद फिर प्रोटीन्स बनती हैं, और ये प्रोटीन जो है बनने के बाद फिनोटाइप आता है। ठीक है, तो जीन प्रोटीन बना करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। तो जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन, जीन जो होते हैं दे कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट, ठीक है। तो और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जीन्स पेयर में पाए जाते हैं। तो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स genes occur in pair, each gene occur in pair, हर जीन जो है वो जोड़े में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, तो हर जीन की भी 2 कॉपी होगी। तो जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम 1 है या क्रोमोसोम ए है, इसकी 2 कॉपी है, तो इस क्रोमोसोम पर मान लीजिए जीन कोई जीन है जिसको हम जी लिख रहे हैं, तो इसी की दूसरी कॉपी इस दूसरे वाले क्रोमोसोम पर भी होगी और उसको भी हम जी लिखेंगे। यानी हर जीन की 2 कॉपी होती है, जैसे कि हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ईच जीन ऑकर इन पेयर। ठीक है, और या उसी को बोलते हैं एलीलिक पेयर। तो सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जीन पेयर पाया जाता है या इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ एलील्स पाए जाते हैं। और एलील आपको बता चुके हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, तो एलील ही जीन है। ठीक है, जब किसी जीन के एक से ज्यादा रूप आ जाएंगे तो उसको अलील बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि जीन्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ठीक है, और जीन किसी ट्रेट को कैसे एक्सप्रेस करता है, भाई मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है और उसका एक सेगमेंट को हम जीन बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक, सेगमेंट ऑफ डीएनए है। ठीक है, तो जीन क्या है, जीन जो है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है और इसी से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है और इससे फिर क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकती है, फंक्शनल प्रोटीन भी हो सकती है। फंक्शनल प्रोटीन में एंजाइम्स आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनेगी या कोई ऑर्गेनल बनाने में पार्टिसिपेट करेगी या इसके कुछ और भी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाने में हिस्सा लेने वाले प्रोटीन को स्ट्रक्चरल बोलते हैं और फंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले को फंक्शनल प्रोटीन कहा जाता है। तो जब प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन की वजह से ही क्या आता है, फिनोटाइप आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जीन जो है वो किसी ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। कोई जो चीज आपको दिखाई देगा तभी तो आपको पता चलेगा वो चीज एक्सप्रेस हुआ। तो फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जीन। और जीन किस कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, जीन पेयर किस कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, कौन कौन से एलील मौजूद है उस कॉम्बिनेशन में, उसी को जीनोटाइप बोलते हैं। तो जीनोटाइप की वजह से क्या डिसाइड होता है, फिनोटाइप डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, जनरली आप जानते हैं कि जो एलील पेयर्स होते हैं उसमें, अब जैसे हम जब एलील पेयर की बात करते हैं तो जब एलील पेयर में दोनों एलील सेम होते हैं, मान लीजिए कैपिटल टी दोनों एलील सेम है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, लेकिन
कभी कभी ये एलील पेयर में जो दोनों एलील होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक क्रोमोसोम पर कैपिटल टी होगा, दूसरे क्रोमोसोम पर होमोलॉगस पेयर पर स्मॉल टी होगा, तो इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो जब हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आएगा, एक एलील कैपिटल टी है, एक एलील स्मॉल टी है, तो इसमें कौन डोमिनेंट होगा और क्यों डोमिनेंट होगा और कौन रिसेसिव होगा और क्यों रिसेसिव होगा, इसी को समझना है। और जब डिफरेंट एलील आएंगे यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही हम डोमिनेंस देख पाएंगे। जब दोनों एलील सेम रहेंगे, ठीक है ना, तो हम डोमिनेंस कैसे देख पाएंगे, ठीक है ना। दोनों एलील एक ही जैसा काम करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि किसने काम किया किसने काम नहीं किया, ठीक। तो जब दो एलील डिफरेंट एलील होंगे तभी इनके बीच में हम रिलेशन समझ पाएंगे, और एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। अच्छा, ये दोनों एलील में डिफरेंस क्या है? देखिए, याद रखिए, ओरिजिनली इन दोनों में से कोई एक फॉर्म पहले से ही मौजूद रहा होगा, और ठीक है ना, और जब एक फॉर्म मौजूद रहा होगा, सपोज करिए कि ओरिजिनल फॉर्म जो था वो कैपिटल टी था, ठीक है। बाद में समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन हुआ होगा, स्लाइड चेंज आया होगा समय के साथ, तो समय के साथ इसमें स्लाइड चेंज आया होगा, और उसी स्लाइड चेंज को अगले चैप्टर में हम लोग म्यूटेशन के नाम से पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ स्लाइड चेंज आया होगा, सम चेंज आया होगा, एनसीईआरटी बुक में लिखा है, और इसी सम चेंज को बोलते हैं म्यूटेशन। सडन चेंज हो जाता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन के वजह से अब इस कुछ मेंबर में जो यहाँ पर आपको जीन दिख रहा है उसमें हल्का सा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो इसको बोल देंगे मॉडिफाइड फॉर्म। क्या बोल देंगे? मॉडिफाइड फॉर्म। तो मॉडिफाइड फॉर्म, और ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है यही मान लो स्मॉल टी हो गया। तो कैपिटल टी ओरिजिनल फॉर्म है, या इसी को हम नॉर्मल फॉर्म कहेंगे क्योंकि ये पहले से ही मौजूद था, या इसी को हम कह सकते हैं अनमॉडिफाइड फॉर्म, अनमॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। और जब इसी फॉर्म में, जीन के इस फॉर्म में इसी रूप में कुछ चेंज हो गया, थोड़ा सा छोटा चेंज हो गया, बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा तब तो जीन ही बदल जाएगा। तो थोड़ा स्लाइट चेंज हुआ म्यूटेशन के कारण, तो मॉडिफाइड फॉर्म बन गया इसी जीन का। तो कहने का मतलब है अब इस जीन के दो फॉर्म आ गए, कैपिटल टी फॉर्म आ गया और स्मॉल टी फॉर्म आ गया, ठीक है। तो जीन के दो फॉर्म आ गए, कैपिटल टी फॉर्म और स्मॉल टी फॉर्म आ गए, और इन दोनों फॉर्म में बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों ही जो फॉर्म है ये एक ही जीन के दो फॉर्म है, और तब इनको एलील बोल देंगे। अगर किसी जीन का एक से ज्यादा फॉर्म है ही नहीं है तब वहां एलील शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। मान लीजिए कि जब किसी जीन का केवल एक ही फॉर्म होता है तब वहां कैपिटल टी या स्मॉल टी लेटर भी हम नहीं यूज करेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी तो हम अंतर दिखाने के लिए करते हैं किन्हीं दो चीजों में, कि अगर कैपिटल टी एक फॉर्म है तो स्मॉल टी दूसरे फॉर्म में। अगर यहाँ दो फॉर्म है ही नहीं, किसी जीन का एक ही फॉर्म रहेगा, तो फिर काहे के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी जो लेटर हम यूज करेंगे? वहां कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव होगा? कोई नहीं, एक ही रूप ही दिख रहा है। तो याद रखिएगा। तो जब किसी जीन के एक से ज्यादा फॉर्म आ जाते हैं तब हम कंपैरिजन करते हैं, और तब देखते हैं कौन एक्सप्रेस हो रहा है कौन नहीं एक्सप्रेस हो रहा, कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, और तब एक को इंडिकेट करते हैं कैपिटल टी से और दूसरे को इंडिकेट करते हैं स्मॉल टी से, मतलब कैपिटल लेटर से और स्मॉल लेटर से। यहाँ हम टी इसलिए यूज करेंगे कि हमने टी सिंबल यूज किया है, डोमिनेंट के लिए कैपिटल टी और रिसेसिव के लिए स्मॉल टी। तो आपको समझ में आ गया कि जो एलील पेयर होते हैं उसमें जो दो डिफरेंट एलील्स आते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एलील आते हैं, उसमें एक एलील जो है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल फॉर्म होता है जीन का, या नॉर्मल फॉर्म होता है, या अनमॉडिफाइड फॉर्म होता है जीन का, और जो दूसरा एलील होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म होता है। और जाहिर सी बात है इस एलील में जब कुछ मॉडिफिकेशन हुआ होगा जिससे कि ये दूसरा फॉर्म बना होगा, तो इसके फंक्शन में भी कुछ चेंज आया होगा, या नहीं भी चेंज आ सकता है। कई बार कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं, मतलब कुछ ऑल्टरेशन ऐसे होते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो माइनर चेंज, इतना ज्यादा माइनर चेंज है कि इस जीन के एक्सप्रेशन में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो एनसीईआरटी बुक समझाती है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मॉडिफाइड फॉर्म होता है, मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, अब मैं यहां समझाता हूं। जो ओरिजिनल फॉर्म होता है एलील का, मान लीजिए कैपिटल टी एलील है और ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है। तो ओरिजिनल फॉर्म मान लेते हैं ये एक प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है, ये एक एंजाइम बनाता है, तो इससे एक
एंजाइम बनता है, फंक्शनल एंजाइम बनता है, फंक्शनल एंजाइम बनता है। और इस फंक्शनल एंजाइम की वजह से एक सबस्ट्रेट होता है एस, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये फंक्शनल एंजाइम क्या करता है, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि इन दो एलील में से जो अनमॉडिफाइड एलील है, ओरिजिनल एलील है या नॉर्मल एलील है, जिसको हम कैपिटल टी लेटर से डिनोट किए हैं, वो क्या करता है, फंक्शनल एंजाइम बनाता है। फंक्शनल एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, जिससे कोई फिनोटाइप आता है। लेकिन जब समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, तो अब मान लेते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। अब जब इसमें मॉडिफिकेशन होगा, ध्यान से समझिएगा, तो जब इसमें मॉडिफिकेशन होगा, स्लाइड चेंज हो गया तो म्यूटेशन की वजह से, तो अब ये स्मॉल टी एलील में चेंज हो गया। ठीक है, अब जब स्मॉल टी एलील में चेंज हो गया ड्यू टू स्लाइड चेंज, म्यूटेशन के कारण, म्यूटेशन के, यहां पर एनसीईआरटी बुक में म्यूटेशन टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, अगले चैप्टर में बताएगा। तो स्मॉल टी एलील यानी किसी जीन के जो एक से ज्यादा रूप आते हैं, वो किस कारण आते हैं, उसका उत्तर है म्यूटेशन के कारण आते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल टी एलील है, जब कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी एलील में कन्वर्ट होगा तो कुछ इसमें चेंज होगा। तो इस स्मॉल टी, ये स्मॉल टी तीन तरह से अपना इफेक्ट शो करेगा। या तो स्मॉल टी से जो एंजाइम बनेगा वो फंक्शनली रहेगा या थोड़ा सा कम फंक्शनल होगा। मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा प्रोटीन बना रहा है या थोड़ा कम प्रोटीन बनेगा, पहले ज्यादा प्रोटीन बन रहा था, अभी थोड़ा कम प्रोटीन बनेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लेस, तो ये नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। तो नॉर्मल या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एंजाइम बनाएगा, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। दूसरा हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, एंजाइम बनाएगा लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा। पहला केस हो सकता है कि एंजाइम बनाएगा और वो नॉर्मली काम करेगा या थोड़ा कम काम करेगा बट काम करेगा। दूसरा केस हो सकता है कि वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा, ठीक है, स्मॉल के लिए। और तीसरा हो सकता है एंजाइम बनाएगा ही नहीं, नो एंजाइम, तो या तो ये फिर एंजाइम नहीं बनाएगा। तो ये ही तीन चीज हो सकती है जब कोई मॉडिफाइड एलील बनता है ओरिजिनल एलील से। तो ओरिजिनल एलील से जब मॉडिफाइड एलील बनेगा तो उसके तीन संभावनाएं हो सकती हैं। या तो वो फंक्शनल एंजाइम जैसे पहले बन रहा था, ओरिजिनल फॉर्म से बन रहा था, अभी भी वैसे ही बनाते रहेगा, या थोड़ा सा कम एफिशिएंट बनाएगा, एंजाइम काम करेगा बट थोड़ा कम काम करेगा, या तो फिर एंजाइम जो है बनाएगा लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं करेगा, या फिर तीसरा केस है कि वो एंजाइम बनाएगा ही नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर मॉडिफाइड एलील नॉर्मल एंजाइम बना रहा है या लेस इफिशिएंसी का एंजाइम बना रहा है तो फिनोटाइप प्रभावित नहीं होगा। मतलब जो पहले ओरिजिनल फॉर्म वाला एलील यानी कैपिटल टी एलील जो काम कर रहा था, स्मॉल टी एलील भी वही काम कर रहा है, तो फिनोटाइप चेंज नहीं हुआ। तो वहां पर फिर हम उसको रिसेसिव एलील नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और वो भी अपना क्या कर रहा है, एंजाइम बना रहा है, और वो भी सेम फिनोटाइप दिखा रहा है जैसे ये वाला एलील दिखा रहा है। यानी ये म्यूटेशन हुआ है लेकिन इस म्यूटेशन में बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए इसको साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइलेंट म्यूटेशन कहेंगे। तो अगर एक मॉडिफाइड एलील ओरिजिनल एलील जैसा ही एक्सप्रेशन दिखाता है तो वहां पर फिर डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म हम क्यों इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये साइलेंट म्यूटेशन की वजह से हुआ कि भैया एक फॉर्म है जीन का, उससे जब दूसरा फॉर्म बना और दूसरा फॉर्म के फंक्शन में कोई अंतर नहीं दिख रहा है, तो कैसा डोमिनेंट और कैसा रिसेसिव टर्म यहां पर हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन होने के बाद एलील से नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा है या एंजाइम नहीं बन रहा है, तो फिर एसपी में चेंज नहीं हो पाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। तब हम कहेंगे भैया ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है इससे फिनोटाइप बदल गया है, ठीक। तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक फॉर्म है एलील का और दूसरा फॉर्म है एलील का, इसमें जो फॉर्म, ठीक है, जो फॉर्म सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर पा रहा है, मतलब आप देख सकते हैं फंक्शनल एंजाइम
ये बनाया और इसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो और उसी के वजह से क्या आ गया, फिनोटाइप एक्सप्रेशन आ गया, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप एक फॉर्म से हुआ। लेकिन यदि कोई मॉडिफाइड एलील से अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, ठीक है, या कोई एंजाइम नहीं बनता है, इन दोनों ही केस में S जो है वो P में चेंज नहीं हो पाएगा, S P में चेंज नहीं हो पाएगा, और इसके वजह से नो एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, नो एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप, ठीक है, तो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस एंजाइम के कारण ही में SP में चेंज हो रहा है। तो जब अगर इसका कोई, इसमें अगर मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें कोई ऑल्टरेशन हुआ है म्यूटेशन के कारण, कुछ चेंज के कारण, और उसके बाद ये म्यूटेटेड एलील जो है वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, एंजाइम नहीं बना रहा है, तो एक्सप्रेशन नहीं होगा फिनोटाइप का। तो उस केस में हम जो एक एलील है उसको डोमिनेंट और दूसरे एलील को रिसेसिव कहेंगे। तो ये वाला एलील को हम कहेंगे डोमिनेंट एलील, और इस वाले एलील को कहेंगे रिसेसिव एलील। ये ध्यान रखेंगे, इसको रिसेसिव एलील कहा जाएगा। तो इस तरह से आपको समझा दिया गया कि कोई एलील डोमिनेंट या रिसेसिव कब कहा जाता है। अगर मॉडिफाइड एलील नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, तो इससे भी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि अगर एक ऐसा म्यूटेशन जिससे बनने वाला जो दूसरा फॉर्म है किसी जीन का या एलील का, उसके फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो उसको साइलेंट म्यूटेशन कहा जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर ये बाकी दो चीजें हो रही हैं, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया या कोई एंजाइम नहीं बना, तो इन दो केस में फिनोटाइप जो है वो नहीं आएगा और फिनोटाइप का एक्सप्रेशन नहीं होगा और इस एलील को रिसेसिव बोलेंगे। जब हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ते हैं, जैसा कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन दिया, तो उससे पता चलता है कि किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में या डिप्लॉयड पी प्लांट में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो जो दो पेरेंट इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग ट्रेट वाले, उनके क्रॉस से जो F1 प्रोजीनी बनती है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस होता है, और जब F2 जनरेशन बनाते हैं F1 प्रोजीनी के सेल्फिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से, वहां पर फिर आप दोनों पेरेंट के ट्रेट का एक्सप्रेशन देखते हैं, यानी दोनों ट्रेट दिख जाते हैं जो कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट में मौजूद हैं। लेकिन जब इस मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पी प्लांट के अलावा दूसरे प्लांट पर परफॉर्म किया गया कुछ दूसरे ट्रेट्स को कंसीडर करके, तो कुछ केसेस में आपको ये डोमिनेंस वाली चीज नहीं मिली, और जो चीज मिली उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो आइए हम समझते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो अब हम लोग समझेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो प्लांट है जब उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, ठीक जैसे मेंडल ने पी प्लांट पर कराया, तो अगर दो पेरेंट अलग अलग ट्रेट वाले लेते हैं तो F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट के ट्रेट के बीच वाला ट्रेट आता है, इंटरमीडिएट ट्रेट आता है, उसको इन बिटवीन ट्रेट्स कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था उसमें दो पेरेंट अलग अलग ट्रेट वाले लेते थे, तो F1 जनरेशन में या F1 प्रोजीन में सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट आता था। लेकिन यहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों पेरेंट में से किसी का ट्रेट नहीं आता है F1 प्रोजीनी में, और जो ट्रेट आता है वो दोनों पेरेंट के ट्रेट के का बीच का ट्रेट होता है, इंटरमीडिएट ट्रेट होता है या इन बिटवीन ट्रेट होता है, ठीक। और F2 जनरेशन जब बनता है F1 प्रोजीनी के सेल्फिंग से, सेल्फ पॉलिनेशन से, तो दोनों पेरेंट के ट्रेट भी आते हैं और वो जो F1 प्रोजीनी का ट्रेट है वो भी आ जाता है, यानी तीन ट्रेट आपको ऑब्जर्व होते हैं
F2 प्रोजीनी में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। तो पहले तो ये देख लें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें कॉमनली ऑब्जर्व किया गया या देखा गया। तो डॉग फ्लावर में कराया गया, जिसको स्नैपड्रैगन के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम उसका स्नैपड्रैगन है, डॉग फ्लावर है, और उसका जो बॉटनिकल नेम है एंटीराहिनम उसका नाम है। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो इट इज सीन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन इन डॉग फ्लावर, प्लांट का नाम है डॉग फ्लावर, या इसी को स्नैप ड्रैगन कहा जाता है, और इसी का बॉटनिकल नेम जो होता है वो एंटीराहिनम प्लांट, ठीक है। तो एंटीराहिनम नाम के प्लांट में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा जाता है। इसमें दो तरह के फ्लावर कलर वाले पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है। रेड फ्लावर वाला एक पेरेंट लिया और व्हाइट फ्लावर वाला दूसरा पेरेंट लिया। तो एक पेरेंट रेड फ्लावर वाला है, दूसरा पेरेंट व्हाइट फ्लावर वाला है। दोनों ही ट्रू ब्रीडिंग है, मतलब अपने कैरेक्टर के लिए क्या है, प्योर है। तो ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर पेरेंट इज क्रॉस्ड विद ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर पेरेंट, ठीक है। तो ये ट्रू ब्रीडिंग होंगे, मतलब प्योर होंगे। ट्रू ब्रीडिंग हम समझा चुके हैं, इसका मतलब होता है प्योर। तो एक प्योर रेड फ्लावर वाले पेरेंट का क्रॉस एक प्योर या ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर वाले पेरेंट से जब कराया जाता है, तो जो F1 प्रोजीनी होती है उसमें जो फिनोटाइप आता है वो ना तो रेड आता है, उसका फ्लावर ना तो रेड होता है ना ही व्हाइट होता है, उसका फ्लावर पिंक होता है। तो पिंक फ्लावर वाला प्लांट बनता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो F1 प्रोजीनी होती है उसमें जो ट्रेट आता है वो इन बिटवीन आता है। इन ट्रेट इज इन बिटवीन द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट। तो ये हो गया F1 प्रोजीनी, और इसमें जो ट्रेट होता है, ट्रेट इज इन बिटवीन, ठीक है, द ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स, ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स के ट्रेट होते हैं उनके बीच का ट्रेट आता है, इसको इंटरमीडिएट ट्रेट कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। और जब इन पिंक फ्लावर प्लांट की जब सेल्फिंग कराई जाती है, और इसको एक सिंबल से दिखाने की कोशिश की गई, सिंबल भी ध्यान रखना। इसको एनसीईआरटी बुक में मान लो RR कंसीडर, डिप्लॉयड प्लांट है तो हर एलिमेंट की 2 कॉपी होगी, तो RR कंसीडर किया, इसको स्मॉल r कंसीडर किया, ठीक है। और जब ये दोनों साथ साथ आते हैं तो इधर से कैपिटल R, इधर से स्मॉल r आएगा, तो कैपिटल R स्मॉल r, इसका जीनोटाइप। तो कैपिटल R जीनोटाइप रेड फ्लावर वाले प्लांट का है, स्मॉल r जीनोटाइप व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट का है। और जब F1 प्रोजीनी आती है तो उसका पिंक फ्लावर वाला प्लांट बनता है। F1 प्रोजीनी पिंक फ्लावर वाले प्लांट की होती है, और इसमें जो जीनोटाइप होगा कैपिटल R स्मॉल r होगा, ठीक है। अब F2 जब जनरेशन हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी जब हम F2 जनरेशन इसका ऑब्जर्व करेंगे, तो इसकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे, ठीक है, तो यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, यहां जगह नहीं है। तो जब इसकी हम सेल्फिंग कराएंगे यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे F2 प्रोजीनी के, F1 प्रोजीनी की, तो F2 प्रोजीनी आएगी, ठीक है। और ये जो F2 प्रोजीनी आएगी, ये 3 तरह की F2 प्रोजीनी आएगी। इसमें 3 तरह की F2 प्रोजीनी आएगी। इसमें कुछ जो F2 प्रोजीनी होगी वो रेड फ्लावर वाली होगी। रेड फ्लावर प्लांट कुछ बनेंगे, ऐसे प्लांट जिनसे लाल फूल निकलेगा, कुछ से पिंक फ्लावर निकलेगा कुछ प्लांट से, और कुछ प्लांट से जो है वो व्हाइट फ्लावर निकलेगा, व्हाइट फ्लावर प्लांट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया F2 प्रोजीनी। तो आप देखेंगे जो F2 प्रोजीनी है वो, उसमें दोनों ही पेरेंट के ट्रेट्स, एक पेरेंट का ट्रेट रेड फ्लावर था, दूसरे पेरेंट का ट्रेट व्हाइट फ्लावर था। तो इसमें भी एक कुछ प्रोजीनी रेड फ्लावर वाली है, कुछ प्रोजीनी व्हाइट फ्लावर वाली है, और कुछ प्रोजीनी में इंटरमीडिएट या इन बिटवीन ट्रेट्स भी आ रहा है। तो F2 प्रोजीनी 3 तरह का ट्रेट दिखाती है।
और F1 प्रोजीनी जो है वो इंटरमीडिएट ट्रेट दिखाती है। तो यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि अगर डोमिनेंस होता तो F1 प्रोजीनी पूरी की पूरी रेड होती और जो F2 प्रोजीनी होती उसमें रेड और व्हाइट पाए जाते, इंटरमीडिएट ट्रेट नहीं आता। लेकिन यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यानी कि पूरी तरह से प्रभावी नहीं है जो आर एलील है, और ये आर एलील जो कैपिटल आर एलील है उसका एक्सप्रेशन ज्यादा हो रहा है, स्मॉल आर एलील का एक्सप्रेशन कम हो रहा है। ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो स्मॉल आर एलील अपनी भी प्रोटीन बना रहा है और कैपिटल आर एलील अपनी भी प्रोटीन बना रहा है। इसकी प्रोटीन ज्यादा बन रही है, इसकी प्रोटीन कम बन रही है, और दोनों प्रोटीन जो है वो एक तरह से ब्लेंड हो रही हैं। तो रेड में जब व्हाइट आप मिलाते हैं, कलर आप करिए, लाल रंग लीजिए, व्हाइट लीजिए, और लाल में जब थोड़ा व्हाइट मिलाते जाएंगे तो उसका लालिमा कम होती जाती है, थोड़ा पिंक होने लगता है। तो इन दोनों का एक्सप्रेशन हुआ है, इसका ज्यादा हुआ है, इसका कम हुआ है, मतलब कैपिटल आर एलील का एक्सप्रेशन ज्यादा हुआ है, स्मॉल आर एलील का एक्सप्रेशन कम हुआ है। तो इसलिए पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर पर, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट रहा। तो इसलिए यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो ये समझ में आ गया। और जो रेशियो आता है, वो जो रेशियो आता है इसका, ये 1:2:1 रेशियो आता है। ये 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो भी होगा और फिनोटाइपिक रेशियो भी होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो बोथ जो होगा, ठीक है। तो ये जो 1, 4 में से 1 प्लांट, 2 में से 4 प्लांट और 1 में से 4 में से 1 प्लांट, 4 में से 2 प्लांट, 4 में से 1 प्लांट, 4 में से 1 प्लांट, ये जो रेशियो होगा ये जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो दोनों, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो बोथ। अगर आपसे पूछे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, ठीक है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात हो रही है। कौन सा क्रॉस हो रहा है? ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराया जा रहा है, बाकी सारे कैरेक्टर इन दोनों में सेम है, सिर्फ फ्लावर कलर ही डिफरेंट है। तो ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा F2 जनरेशन का, और जीनोटाइपिक रेशियो भी आएगा 1:2:1 F2 जनरेशन का, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जरिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मतलब इसको चेकर बोर्ड से भी दिखा सकते हैं, जो चेकर बोर्ड एनसीईआरटी बुक में बनाया है, तो चेकर बोर्ड अगर आप बनाना चाहें तो मैं यहाँ बना देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे जो चेकर बोर्ड से, तो बहुत आसान है। देखिए, आप अगर R into R लेते हैं तो F1 जनरेशन में कैपिटल R स्मॉल r बना, ये पिंक है, ठीक है, और ये रेड फ्लावर वाला है, ये व्हाइट फ्लावर वाला है, ठीक है। और जब आप सेल्फिंग कराते हैं तो चेकर बोर्ड बना दीजिए। सेल्फिंग कराते हैं तो इसमें 2 तरह के बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, फीमेल गैमेट बनेगा, 2 तरह के मेल गैमेट बनेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, इधर मेल गैमेट लिखा, इधर फीमेल गैमेट लिखा। तो जब जीनोटाइप देखेंगे तो RR जीनोटाइप आ गया, कैपिटल R स्मॉल r जीनोटाइप आ गया, कैपिटल R स्मॉल r जीनोटाइप हो गया, स्मॉल r जीनोटाइप हो गया। तो आप देखेंगे कि ये जो फ्लावर है ये रेड हो गया, ये फ्लावर जो हो गया पिंक हो गया, मतलब ये प्लांट पिंक फ्लावर बनाएगा, ये प्लांट रेड फ्लावर बनाएगा, ये प्लांट भी पिंक फ्लावर बनाएगा, और ये प्लांट व्हाइट फ्लावर बनाएगा। तो अगर आप रेशियो अगर आप देखें तो यही तो हो गया, RR और RR, तो इनका रेशियो 1, ये 2 और ये 1, तो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2:1। 4 में 1 ये, 4 में 2 ये, और 4 में 1 ये, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही हो गया, ये रेड है, ये पिंक है, पिंक फ्लावर देगा, ये रेड फ्लावर देगा, और ये व्हाइट फ्लावर देगा। तो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन F2 प्रोजीनी, ठीक है, इन F2 जनरेशन when incomplete dominance is considered। अब आइए हम लोग कोडोमिनेंस की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक में कोडोमिनेंस का भी जिक्र है कि ये जरूरी नहीं कि जब कोई एलील पेयर है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो 2 एलील के बीच में डोमिनेंस का रिलेशन है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिलेशन है, बल्कि 2 एलील के बीच में कोडोमिनेंस का भी रिलेशन ऑब्जर्व किया जाता है कुछ केसेस में, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक फेनोमेनन है, डोमिनेंस भी एक फेनोमेनन है, और कंप्लीट और कोडोमिनेंस भी एक फेनोमेनन है। कोडोमिनेंस में क्या होता है?
कोडोमिनेंस में जब दो पेरेंट्स जिनके ट्रेट अलग अलग हैं, एक ट्रेट अलग अलग है, कोई एक ट्रेट अलग अलग है, उनके बीच में जब क्रॉस किया जाता है तो F1 प्रोजीनी में दोनों ही पेरेंट के ट्रेट एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो ये कोडोमिनेंस है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए, डोमिनेंस के फेनोमेनन में आप क्या देखेंगे कि F1 प्रोजीनी सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट दिखाती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, F1 प्रोजीनी दोनों में से किसी पेरेंट के ट्रेट को नहीं शो करती है, बल्कि इंटरमीडिएट ट्रेट को शो करती है, इन बिटवीन ट्रेट्स को शो करती है। और कोडोमिनेंस में क्या होता है, जो प्रोजीनी होती हैं वो दोनों ही पेरेंट के ट्रेट को शो करती है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप F1 प्रोजीनी देखिए और पेरेंट को देखिए, यदि F1 प्रोजीनी में दोनों ही पेरेंट के ट्रेट दिख रहे हैं तो वो कोडोमिनेंस है। यदि F1 प्रोजीनी में दोनों ही पेरेंट के ट्रेट नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ उनके बीच का ट्रेट दिख रहा है, जैसे रेड है, व्हाइट है, पिंक दिख रहा है, तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। और अगर रेड और व्हाइट दोनों ही दिख रहा है प्रोजीनी में तो वो कोडोमिनेंस है। और यदि F1 प्रोजीनी में सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट दिख रहा है, जैसे रेड और व्हाइट में सिर्फ रेड दिख रहा है, तो वो डोमिनेंस है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो आइए हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो कोडोमिनेंस में इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दें, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में दिखता है। एबीओ ब्लड ग्रुप का नाम सुने होंगे, ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें आपको कोडोमिनेंस दिखता है। ये स्किन कोट कलर इन काउ, रोवन कोट कलर आता है जिसमें लाल और सफेद का शकत्ता मिलता है, धब्बा मिलता है। गाय होती है जिसके स्किन में वो वाइट पैचेस भी होते हैं, रेड पैचेस भी होते हैं, ठीक है, तो उसको रोवन काउ बोलते हैं। तो कुछ गायों में भी आप इस तरह का इनहेरिटेंस देखते हैं कि अगर एक पेरेंट रेड कोट कलर का है, स्किन कलर की है, और एक पेरेंट जो है वो वाइट कोट कलर या स्किन कलर का है, और दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है तो आपको रोवन काउ मिलता है जिसमें रेड और वाइट के पैचेस पाए जाते हैं, चितकबरा जिसको बोला जाता है। तो ऐसी गाय अगर बनती है तो वो कोडोमिनेंस है। इसमें व्हाइट पैच भी है, व्हाइट कलर भी आ रहा है, रेड कलर भी आ रहा है, तो कोडोमिनेंस है। हालांकि इसका जिक्र एनसीईआरटी बुक में नहीं किया है कि कोडोमिनेंस का एक एग्जाम्पल स्किन कलर या कोट कलर इन काउ भी होता है। यहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल दिया गया है कोडोमिनेंस के लिए, ठीक है। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है इंसानों में वो मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। तो उसको हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं कोडोमिनेंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, इज आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर जैसे ही एबीओ ब्लड ग्रुप पर सवाल आए तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, ये कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है, ठीक है। अब देखिए, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि पेरेंट में जो ट्रेट है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो F1 प्रोजीनी होगा, F1 प्रोजीनी होगा, ठीक है, shows traits of both parents, यानी दोनों ही पेरेंट का ट्रेट वो दिखाएगा। तो समझ जाना कि ये कौन सा फेनोमेनन है, कोडोमिनेंस का फेनोमेनन। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछता तो F1 प्रोजीनी shows new trait and that trait is intermediate trait between both the parents, ठीक है। तो और डोमिनेंस का अगर पूछेगा तो F1 प्रोजीनी shows trait of only one parent, ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं, क्योंकि ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, तो जो ब्लड ग्रुप का जीन होता है उसके तीन रूप होते हैं। अगर किसी जीन के दो से ज्यादा रूप होते हैं तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। तो व्हाट इज मल्टीपल एलिलिज्म? एलिलिज्म ऑकरेंस ऑफ, ठीक है, तो ऑकरेंस ऑफ मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो जब दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म किसी जीन के देखे जाते हैं तो उस फेनोमेनन को मल्टीपल एलिलिज्म कहा जाता है। तो जो
जीन फॉर ब्लड ग्रुप है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप है, एग्जिस्ट इन 3 एलिलिक फॉर्म, एग्जिस्ट इन 3 एलिलिक फॉर्म्स। उसके 3 एलिलिक फॉर्म होते हैं, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई ए, ठीक। और ये जो जीन होता है, जीन फॉर ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एंटीजन बनाने में हेल्प करता है। और एंटीजन केमिकली जो एनसीईआरटी बुक लिखी है वो शुगर के चेन्स होते हैं, ठीक है। तो शुगर चेन बनाने में हेल्प करता है। शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड का चेन होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर शुगर पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, सरफेस से निकले रहते हैं। जैसे ये समझो, ये आरबीसी है और ये मान लो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये हमने लिख दिया आरबीसी और ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो शुगर पॉलीमर निकले हैं उनके बेसिस पर, एंटीजन से। तो जो एंटीजन है, मान लो ये एंटीजन है और ये ऐसे निकला रहता है, प्रोट्रूड किया रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये शुगर पॉलीमर है, शुगर पॉलीमर is protruded from plasma membrane। तो शुगर पॉलीमर इज प्रोट्रूडेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये काइंड ऑफ, और ये जो कौन सा शुगर होगा, ठीक, और ये जो काइंड ऑफ शुगर होगा, काइंड ऑफ शुगर इज डिटरमाइंड बाय जीन, is determined by gene। या कौन सा एलील है तो कौन सा शुगर बनेगा, तो काइंड ऑफ शुगर इज डिटरमाइंड बाय जीन। तो याद रखना कि आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुगर पॉलीमर निकला रहता है सरफेस से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से, और यही शुगर पॉलीमर जो निकला रहता है इसी को एंटीजन फिलहाल मान लीजिए, तो इसी को एंटीजन कहा जाता है। और एंटीजन के आधार पर ही हम लोगों में, ह्यूमन में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजन या शुगर पॉलीमर, क्या लिखा है, काइंड ऑफ शुगर, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन या काइंड ऑफ शुगर, कौन सा शुगर प्रोट्रूड करेगा, निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऊपर, ब्लड ग्रुप इज ऑफ 4 टाइप, इज ऑफ 4 टाइप्स। जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 तरह का होता है, ए, बी, ओ और ए बी। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आया? तो आप पढ़े भी होंगे 11th में कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो 4 तरह का होता है, और ये ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन जो 4 तरह का है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये वही एंटीजन का हिस्सा है, यही एंटीजन का हिस्सा है जो सरफेस से निकला हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से प्रोट्रूड हुआ है और शुगर के रूप में हुआ है, ठीक है। तो अब ये शुगर कौन सा होगा, उसमें ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, ठीक है, 2 ही तरह के एंटीजन होते हैं। तो ये जो IA एलील होता है इसके वजह से ए एंटीजन निकल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सरफेस से बाहर आता है, और IB एलील के वजह से बी एंटीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से निकल के बाहर आता है। ये शुगर पॉलीमर की बात हो रही। और ये जो स्मॉल आई एलील है, स्मॉल आई से लेकर ये दोनों डोमिनेंट है और ये क्या है, रिसेसिव है। यानी अगर इन दोनों, अगर IA और स्मॉल आई अगर साथ साथ आएंगे तो IA अपना असर दिखाएगा, IB और स्मॉल आई साथ साथ आएंगे तो IB अपना असर दिखाएगा। तो ये चूंकि स्मॉल आई एलील जो है वो IA से रिसेसिव और IB से भी रिसेसिव है, तो इसलिए उसको स्मॉल आई लिखा गया है। और ये नो एंटीजन, ये कोई शुगर को एक्सप्रेस नहीं करता है, नो एंटीजन। समझ में आया?
और एलील आपको मालूम है क्योंकि ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इन तीनों में से कोई दो एलील जो हैं वो साथ साथ पाए जाएंगे। ये बात समझ में आया? तो जो कोडोमिनेंस का केस है, अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो तीनों एलील हैं में क्या रिलेशन है। IA बराबर की ताकत रखता है IB से, और ये दोनों ही ज्यादा ताकत रखते हैं I से। ठीक, इसका मतलब है जब ये दोनों साथ साथ रहेंगे एलील पेयर में, तो ये भी एक्सप्रेस करेगा, ये भी एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जब ये इसके साथ साथ में रहेगा तो सिर्फ इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका नहीं होगा, या ये इसके साथ 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 रहेगा तो सिर्फ इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका नहीं होगा। समझ में आया? तो ये अपने आप में ही इन तीनों एलील के बीच में रिलेशन को समझा दे रहा है, कौन डोमिनेंट है, मतलब कौन बराबर की ताकत रखते हैं। तो ये दोनों जब बराबर की ताकत रखते हैं तो इसी को तो कोडोमिनेंस कहा जाता है। और IA स्मॉल आई से ज्यादा की ताकत रखता है, IB स्मॉल आई से ज्यादा की ताकत रखता है। मतलब ज्यादा की ताकत रखने का मतलब क्या है, वो एक्सप्रेशन करेगा, वो दूसरा वाला एक्सप्रेशन नहीं करेगा। तो ये बात हमने आपको समझा दिया है। तो शुगर का मतलब एंटीजन, तो IA एलील A एंटीजन बनाएगा, अलग टाइप का शुगर बनाएगा, IB एलील B एंटीजन बनाएगा, अलग टाइप का शुगर बनाएगा, और स्मॉल आई एलील जो है कोई शुगर नहीं बनाएगा, कोई प्रोट्रूजन नहीं निकला होगा शुगर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस से। तो इस तरीके से तीन एलील हैं, और तीन एलील अलग अलग, एक ही जीन के तीन रूप हैं, और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अब कोडोमिनेंस को समझते हैं। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लो हम एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो पहले हम समझ लेते हैं ब्लड ग्रुप, जब इसका एक्सप्रेशन ये है तो कितने तरह के ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटाइप होंगे। तो देखो IA एलील हो गया, IB एलील हो गया, और स्मॉल आई एलील हो गया। आपको मालूम है हर एलील पेयर में पाए जाए, मतलब जितने भी तीनों एलील हैं वो सिंगली नहीं पाए जाएंगे। ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा जीन पेयर में पाए जाते हैं, एलील पेयर में पाए जाते हैं। तो एक होगा IA, एक एलील पेयर ये हो सकता है, एक IA का पेयरिंग IB के साथ हो सकता है, और एक IA का पेयरिंग I के साथ हो सकता है। ठीक है, तो तीन तरह के ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटाइप ऐसे होंगे जहां पर जिसमें कम से कम एक कैपिटल A एलील होगा ही होगा। ठीक है, IA एलील होगा ही होगा। अब यहां पर देखो जीनोटाइप IB एक जीनोटाइप हो सकता है, और एक IB I हो सकता है। IB IA तो पहले ही बना चुके हैं, तो ये दो तरह के ये जीनोटाइप हो जाएंगे, और ये हो गया स्मॉल आई एक जीनोटाइप ये हो गया। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में आप देखेंगे 3, 5, 2, 5 और 1, 6, तो टोटल 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स मिलेंगे, 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स मिलेंगे इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर किसी इंसान को आप पकड़ के लाइए तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा जीनोटाइप होगा, तो बोलेंगे भैया इसमें 6 एबीओ ब्लड ग्रुप से संबंधित, तो इन्हीं 6 में से कोई एक उस इंसान का जीनोटाइप होगा। ठीक है, तो अगर किसी जीन के 3 एलीलिक फॉर्म है, तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे? तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे? 6 टाइप्स ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स होंगे। ठीक है, जैसे किसी जीन के जब 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं तो कितने टाइप के पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं? 3 टाइप के। मान लो किसी जीन के 2 एलीलिक फॉर्म अगर है, 2 एलीलिक फॉर्म होंगे कैपिटल T और एक स्मॉल t। ठीक, तो अगर 2 एलीलिक फॉर्म्स हैं किसी जीन के, तो एक जीनोटाइप होगा कैपिटल T पॉपुलेशन में, एक जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t, और एक जीनोटाइप होगा स्मॉल t। तो यही ना 3 तरह का जीनोटाइप हुआ। तो जब किसी जीन के 2 एलीलिक फॉर्म होंगे तो 3 तरह का जीनोटाइप पॉसिबल होगा। जब किसी एलील के 3 एलीलिक फॉर्म होंगे तो 6 तरह का जीनोटाइप पॉसिबल होगा। तो ब्लड ग्रुप से संबंधित कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में? तो 6 टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे ह्यूमन पॉपुलेशन में, और जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही फिनोटाइप भी आएगा। तो आप देख लीजिए, अब आपको मालूम है ये दोनों ही AA है, तो जब ये दोनों ही AA है तो आरबीसी के मेम्ब्रेन पर कौन सा एंटीजन एक्सप्रेशन होगा? A शुगर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि आपने लिखा है कि I एलील से कौन सा एंटीजन बनता है? A एंटीजन, यानी A शुगर बनेगा।
तो इससे इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। अच्छा, ये देखो आईए में ये दोनों ही बराबर की ताकत रखते हैं। देखो दोनों ही बराबर की ताकत रखते हैं, तो इसके ब्लड ग्रुप, इसका जो आरबीसी मेम्ब्रेन होगा उससे दो शुगर प्रोट्रूड होंगे, एक शुगर ए एंटीजन वाला और एक शुगर बी एंटीजन वाला। ठीक है, तो यहां से एक शुगर और निकाल दो, प्रोट्रूड कर दो, तो ये एंटीजन भी निकला और ये बी एंटीजन भी निकला। तो ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा, ये ध्यान रखेंगे, इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, और यही कोडोमिनेंस है, क्योंकि मतलब दोनों ही एलील बराबर की ताकत रख रहे हैं, दोनों ही एलील एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं। ठीक है, बी ब्लड ग्रुप हो गया। और ये देखो आई और स्मॉल आई ये है और ये स्मॉल आई, ये कोई एंटीजन नहीं बनाएगा, ये ए एंटीजन बनाएगा, तो इसका एक्सप्रेशन तो होगा। तो इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ब्लड ग्रुप होगा। तो कौन सा जीनोटाइप होगा और क्या फिनोटाइप आएगा, ये हम आपको यहां बताते जा रहे हैं। उसी तरह से जब इस जीनोटाइप पर आएंगे तो इसके वजह से जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें बी है, आईबी एलील है, तो बी शुगर बनेगा आरबीसी के मेम्ब्रेन में। यहां पर आईबी और आई है, तो आई तो रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो इसी पे चलेगी, तो बी एंटीजन बनेगा, यानी बी ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप, इसमें भी बी ब्लड ग्रुप, ये जीनोटाइप वाला ए ब्लड ग्रुप, ये जीनोटाइप वाला ए बी ब्लड ग्रुप, ये जीनोटाइप वाला ए ब्लड ग्रुप, और ये जो जीनोटाइप आएगा यहाँ दोनों ही रिसेसिव एलील है, तो यहाँ कोई शुगर नहीं निकलेगा बाहर, तो यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप होगा, ओ मतलब जीरो ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। तो कौन सा जीनोटाइप और क्या उसका फिनोटाइप आ रहा है आपको हमने दिखा दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने देख लिया कि जब आरबीसी के मेम्ब्रेन से अगर बी शुगर निकला है, बी एंटीजन निकला है, इसको बी एंटीजन अगर मैं लिख रहा हूं, तो इसके अंदर क्या क्या एलील पेयर इमेजिन कर सकते हैं, केवल बी एंटीजन निकला है, तो इसके अंदर तो इसमें कौन सा जीन होगा, कौन सा जीनोटाइप इसका होगा, आप खुद सोचिए। तो एक जीनोटाइप आईबी हो सकता है, ठीक, क्योंकि दोनों ही बी एंटीजन निकालेंगे, यानी इसके मेम्ब्रेन से केवल बी एंटीजन निकलेगा, और या तो फिर आईबी आई हो सकता है। ठीक, उसी तरह से अगर ए एंटीजन निकला होगा तो आईए या आई निकला इसके अंदर जीनोटाइप होगा, और अगर इसके अंदर से दोनों ही निकले हुए, ठीक है ना, मतलब ए भी निकला है और बी भी निकला है, तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, तो इसका जीनोटाइप जो हो जाएगा वो ए एंटीजन वाला आईए की वजह से और बी एंटीजन वाला आईबी की वजह से, यानी दोनों ही एलील इसके अंदर होंगे, आईए और आईबी। तो आपको समझाने की कोशिश कर दी है कि एबीओ ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस कैसे होता है। अब इसका हम कोडोमिनेंस वाला पार्ट समझते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी ए ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट का क्रॉस किसी बी ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट से कराते हैं, तो इनकी F1 प्रोजीनी जो होगी वो ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी, ए बी ब्लड ग्रुप वाली होगी। ठीक है, ये F1 प्रोजीनी, यही आपको समझना है। तो आसान, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जब भी पेरेंट लिया जाता है तो ट्रू ब्रीडिंग लिया जाता है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर मतलब उसमें दोनों एलील पेयर क्या होंगे, दोनों एलील क्या होंगे, एक पेयर में सेम होंगे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराया है डोमिनेंस के केस में, टॉल और ड्वार्फ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैपिटल आर मतलब प्योर रेड और प्योर व्हाइट स्मॉल आर का क्रॉस कराए थे, तो पिंक आया था। इसमें क्या करेंगे, प्योर ए ब्लड ग्रुप, प्योर मतलब होमोजाइगस, तो होमोजाइगस यानी कि प्योर या ट्रू ब्रीडिंग करना है ना, तो यहां पर एलील जो होगा आईए हो गया, ठीक है ना, ये होमोजाइगस हो गया। तो प्योर कहने का मतलब होमोजाइगस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम आई लिखेंगे तो भी ये ब्लड ग्रुप होगा, लेकिन ये प्योर नहीं है ना, जिसमें दोनों एलील डिफरेंट है। ठीक है, तो ये नहीं रखना है, तो प्योर के लिए आपको ये लेना पड़ेगा। उसी तरह से बी ब्लड ग्रुप के लिए प्योर क्या होगा, आईबी। ठीक है, तो जब आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो इसके तरफ से गैमीट आएगा आईए, और मान
मान इसके तरफ से गैमीट आएगा आईबी आईबी आई, इसको मान लें आईबी आईबी आएगा, और इसके तरफ से आई आएगा, तो ये आईबी आईबी, तो ये जो बनेगा आई ए आईबी जीनोटाइप, ये भी बनेगा आई ए आईबी जीनोटाइप, ये भी आएगा आई ए आईबी जीनोटाइप, ये भी आएगा आई ए आईबी जीनोटाइप। तो जो आरबीसी होगी उसके मेम्ब्रेन से ए एंटीजन भी निकलेगा बाहर और उसके मेम्ब्रेन से बी एंटीजन भी बाहर निकलेगा। तो इस तरह के ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? ए बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी क्रॉस आप से पूछा जा सकता है कि मान लो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दो ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करेंगे तो उनकी प्रोजीनी क्या होगी। तो दो ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करेंगे तो मान लो ए बी पेरेंट एक है, दूसरा भी ए बी पेरेंट है, तो इसका जीनोटाइप हो गया आई ए आई बी और इसका जीनोटाइप हो गया आई ए आई बी। ठीक है, और जब इनकी प्रोजीनी देखेंगे तो जब इसका चेकर बोर्ड आप बनाएंगे, ठीक है ना, इसका जब आप चेकर बोर्ड बनाएंगे तो गैमीट हो गया आई ए आई बी और इधर गैमीट हो गया आई ए आई बी, इसका एक ये हो गया। तो यहाँ देखो ना आई ए आ गया, यहाँ क्या आ गया आई ए आई बी आ गया, यहाँ क्या हो गया आई ए आई बी आ गया और यहाँ क्या आ गया आई बी आ गया। तो आपको जो प्रोजीनी होगी उसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा? तो जो प्रोजीनी होगी इसमें एक ब्लड ग्रुप ए हो गया, अगर दोनों एलील सेम है तो होमोजाइगस, और अगर एलील डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस। ये देखो दोनों एलील डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस है, लेकिन ब्लड ग्रुप तो ए बी ही होगा ना, दोनों ही एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ भी दोनों एंटीजन एक्सप्रेस हो रहे हैं और ये आई बी मतलब ये बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ भी रेशियो जो आएगा 1:2:1 ही आएगा, 1:2:1। देखो सेल्फिंग करा रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं? सेल्फिंग करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं, मतलब सेम इंडिविजुअल सेम तरह के जीनोटाइप के इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। तो ये F2 प्रोजीनी है। ये कौन सी प्रोजीनी हो गई? F2 प्रोजीनी। ये F1 प्रोजीनी थी। तो F1 प्रोजीनी में ध्यान से देखो, F1 जो कोडोमिनेंस होता है, अब समझो कोडोमिनेंस में भी जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, देखो 1:2:1, और जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, एक ए ब्लड ग्रुप एक ए ब्लड ग्रुप, दो ए बी ब्लड ग्रुप वाले और एक बी ब्लड ग्रुप वाले, यानी कितने तरह के फिनोटाइप दिख रहे हैं? 3 तरह के फिनोटाइप दिख रहे हैं। क्या रेशियो है? 1:2:1। जीनोटाइप का क्या रेशियो है? 1:2:1। तो कोडोमिनेंस में F2 जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 होता है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जो F2 रेशियो होता है, याद करिए रेड पिंक और व्हाइट फ्लावर का, वो अगर जीनोटाइप देखोगे तो भी 1:2:1 आएगा, फिनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो भी 1:2:1 आएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यानी एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराने पर। तो फिर से सुन लो, मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो ऑफ कोडोमिनेंस क्या होगा? तो जीनोटाइप के लिए 1:2:1, फिनोटाइप के लिए 1:2:1। मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो जीनोटाइप के लिए 1:2:1 होगा, फिनोटाइप के लिए भी 1:2:1 होगा। लेकिन मोनोहाइब्रिड F2 रेशियो इन केस ऑफ डोमिनेंस, तो वहां पर फिनोटाइप के लिए होगा 3:1 और जीनोटाइप के लिए होगा 1:2:1। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है, समझा दिए, और ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। कोडोमिनेंस में जब प्योर दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराते हैं अलग अलग ट्रेट वाले, तो जो F1 प्रोजीनी होती है वो दोनों ही पेरेंट के ट्रेट्स को एक्सप्रेस करता है। मतलब इसमें अगर ए एंटीजन शुगर के सरफेस ए एंटीजन निकला है आरबीसी के सरफेस से, इसमें बी एंटीजन निकला है आरबीसी के सरफेस से, तो इसके आरबीसी के सरफेस से ए एंटीजन भी निकलेगा, बी एंटीजन भी निकलेगा। ठीक, और जब इनकी सेल्फिंग कराई जाती है, सेल्फिंग मतलब सेम इनके बाकी दूसरे आपस में ही इनके बीच में रिप्रोडक्शन कराया जाता है सिबलिंग्स के बीच में, तो F2 प्रोजीनी आती है। और यहाँ पर जो आपको रेशियो मिलता है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो वो सेम होता है 1:2:1, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो F2 रेशियो होता है। ठीक है, तो ये आप भूलिएगा नहीं। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं तो उसमें किसी जीन के 2 ही एलीलिक फॉर्म हमेशा आपको दिखेंगे,
लेकिन जब आप किसी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तब जाकर के आपको मल्टीपल एलीलिज्म समझ में आएगा। जैसे ऐसे समझिए हमारी बात, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है IA एक दूसरा इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है IA एक और इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है ID एक और इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है IBI एक और इंडिविजुअल है जिसका जीनोटाइप है IAI। तो ये हो गया पॉपुलेशन। ये हम बात कर रहे हैं, जब सबकी स्टडी करेंगे तो बोलेंगे हम पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से एक मेंबर जो हो गया वो कोई इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। तो जब आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, इसकी स्टडी करिए चाहे इसकी स्टडी करिए चाहे किसी की भी स्टडी करिए, तो जब आप किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो आप इसमें कितने एलील पाएंगे? 2 ही एलील पाएंगे। इसमें भी कितने एलील पाएंगे? 2 ही एलील पाएंगे। इसमें भी कितने एलील पाएंगे? 2 ही एलील पाएंगे। इसमें भी कितने एलील पाएंगे? 2 ही एलील पाएंगे। तो जब आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो आपको उसमें 2 ही एलील दिखेंगे किसी एक जीन का, यानी ब्लड ग्रुप के जीन का सिर्फ 2 ही एलील दिखेगा इंडिविजुअल में। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल को पढ़ करके भूल जाइए, दूसरे इंडिविजुअल को पढ़िए फिर उसको भूल जाइए, तो आपको लगेगा कि हर इंडिविजुअल में ब्लड ग्रुप के जीन के 2 एलील होते हैं। तो सही है, 2 एलील होते हैं। तो आप क्या देंगे, आपसे पूछा जाए तो बताओ भाई ब्लड ग्रुप जीन के कितने एलीलिक फॉर्म होते हैं? तो आप कहेंगे 2 एलीलिक फॉर्म होते हैं। नहीं, जब आप पूरे पॉपुलेशन को पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप जीन से संबंधित कितने एलील आपने देखे, तो आप बोलेंगे हमने एक IA देखा, हमने एक IB देखा और हमने एक IB देखा। तो मल्टीपल एलीलिज्म तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे जब पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। केवल एक इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तब तो आपको हमेशा लगेगा कि जीन के 2 ही रूप मौजूद होते हैं। तो किसी इंडिविजुअल में जीन के 2 ही रूप आपको दिखेंगे, लेकिन जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तब आपको मल्टीपल एलीलिज्म, किसी जीन के कई रूप, 2 से ज्यादा रूप भी दिख सकते हैं अगर होंगे तो अगर आपको मल्टीपल एलीलिज्म की स्टडी करनी है तो आपको 1 या 2 इंडिविजुअल तक ही अपने को सीमित नहीं रखना पड़ेगा, आपको पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो आपको कई उसके और रूप भी दिखाई दे सकते हैं अगर होंगे तो। ये बात समझ में आ गई? तो मल्टीपल एलीलिज्म इज ऑब्जर्व्ड, मल्टीपल एलीलिज्म is observed when you study या when you consider a population। आप जब एक पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं या पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल एलीलिज्म ऑब्जर्व होता है। लेकिन यदि आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे तो उसमें कहां से मल्टीपल एलीलिज्म देख पाएंगे? उसमें तो एक जीन के 2 ही एलीलिक फॉर्म दिखेंगे ना, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हमेशा एक जीन के 2 ही रूप दिखेंगे, तो वहां कहां से मल्टीपल एलीलिज्म आप डिफाइन कर पाएंगे? तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। ये चीज एनसीईआरटी बुक समझाता है। अच्छा, अब यहां पर एक बात और एनसीईआरटी बुक समझाने की कोशिश करता है कि एक ही जीन के जो 2 एलील पेयर्स होते हैं उनके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस दोनों देखा जाता है, अलग अलग ट्रेट को अगर हम ध्यान में रखें तो। कैसे, जरा समझिए। जैसे मान लीजिए स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन होता है इन पी प्लांट, तो स्टार्च सिंथेसिस जो जीन है उसके 2 एलीलिक फॉर्म्स होते हैं, एक कैपिटल बी एलील और दूसरा स्मॉल बी एलील। ठीक है, जो कैपिटल बी एलील होता है वो मोर एफिशिएंट होता है स्टार्च सिंथेसिस में, तो मोर स्टार्च, ये ज्यादा स्टार्च बनाता है, इसकी वजह से ज्यादा स्टार्च बनता है, और स्मॉल बी एलील की वजह से कम स्टार्च बनता है, लेस स्टार्च बनता है। ठीक है, क्योंकि ये लेस इफिशिएंट एलील है, इफिशिएंट एलील है, इसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता है बट कम होता है, और इसका एक्सप्रेशन ज्यादा होता है, तो मोर इफिशिएंट होता है, मोर इफिशिएंट होता है। स्टार्च सिंथेसिस को अगर हम ध्यान में रखें तो मोर इफिशिएंट, ये लेस इफिशिएंट। तो स्मॉल एलील लेस इफिशिएंट इस वजह से लेस स्टार्च बनाता है, और कैपिटल एलील मोर इफिशिएंट है इसीलिए मोर स्टार्च बनता है। ठीक है, अब यहां पर ये ऑब्जर्व किया गया कि अब जीनोटाइप, जब किसी जीन के 2 एलीलिक फॉर्म होंगे तो कितने जीनोटाइप होंगे? 3 तरह के जीनोटाइप होंगे। तो याद रखना है कि कैपिटल बी, स्मॉल बी और स्मॉल बी, ये हो गया जीनोटाइप।
जो स्टार्च बनाने वाले जीन को ऑब्जर्व करके जब हम जीनोटाइप पता करेंगे तो 3 तरह के जीनोटाइप मिलेंगे। तो जब हम कैपिटल पी जीनोटाइप के स्टार्च ग्रेन के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हमको लार्ज स्टार्च ग्रेन मिलता है। इसके अंदर हमको लार्ज स्टार्च ग्रेन मिलेगा। इस प्लांट ऐसा प्लांट जिसमें कि कैपिटल बी जीनोटाइप है उसमें लार्ज स्टार्च ग्रेन्स मिलेंगे, और एक ऐसा प्लांट जिसमें कि स्मॉल बी एलील मौजूद है तो उसमें स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स मिलेंगे, स्टार्च ग्रेन मिलेंगे, ठीक है। और जो कैपिटल बी स्मॉल बी जीनोटाइप होगा उसमें हमको इंटरमीडिएट साइज वाले स्टार्च ग्रेन मिलेंगे, स्टार्च ग्रेन मिलेंगे, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार्च ग्रेन के साइज को ध्यान में रख के अगर हम क्रॉस कराएं, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैपिटल बी स्मॉल बी ट्रू पेरेंट है, ये लार्ज स्टार्च ग्रेन वाला पेरेंट है, ये स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाला पेरेंट है, तो F1 प्रोजीनी में ये जीनोटाइप जाएगा और उससे ना तो इस पेरेंट का एक्सप्रेशन आएगा ना तो इस पेरेंट का एक्सप्रेशन आएगा, एक नया एक्सप्रेशन आएगा जो कि इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन। ये स्टार्च ग्रेन देख लो बड़ा साइज का है, ठीक है, और ये स्टार्च ग्रेन जो है ये छोटे साइज वाला है, और इसका स्टार्च ग्रेन जो है वो इंटरमीडिएट साइज वाला है। तो यही तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। तो इसका मतलब है जब हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है। सो व्हेन स्टार्च ग्रेन साइज इज considered incomplete dominance is seen, incomplete dominance is observed between B and small b and तो इनके बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब स्टार्च ग्रेन के साइज की बात करते हैं तो कैपिटल बी और स्मॉल बी के बीच में इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये सीड, क्योंकि स्टार्च सीड के अंदर ही बनता है, तो जब हम सीड को मैच्योर होने के बाद देखेंगे तो आफ्टर मैच्योरेशन जो इसका सीड होगा वो राउंड शेप होगा, राउंड शेप होगा। जो कैपिटल बी स्मॉल बी वाला सीड होगा वो भी राउंड शेप होगा, वो भी राउंड होगा, ठीक है, वो भी राउंड होगा। लेकिन जो स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाला सीड होगा वो रिंकल्ड सीड होगा, वो रिंकल्ड सीड होगा, रिंकल्ड सीड होगा। इसका मतलब है कि सीड के शेप की बात अगर करें, हम सीड के शेप की बात करें तो कैपिटल बी स्मॉल बी का जो सीड होगा राउंड होगा, और स्मॉल बी जो सीड होगा वो रिंकल्ड सीड होगा। तो व्हेन seed shape is considered, so when seed shape is considered dominance is observed, यहां डोमिनेंस देखा जाएगा, dominance is observed between capital B and small b alleles, ठीक है। क्योंकि अगर हम सीड शेप की बात करें तो सीड शेप की अगर आप बात करें तो मान लो ये राउंड सीड वाला का क्रॉस रिंकल सीड वाले प्लांट से कराते हैं तो राउंड सीड वाला एक पेरेंट का एक्सप्रेशन होगा। तो ये लाल वाला डायग्राम है वो सीड शेप को बता रहा है। तो जब सीड शेप को ऑब्जर्व करेंगे आप तो एक राउंड सीड वाले पेरेंट का क्रॉस एक रिंकल सीड वाले पेरेंट से कराते हैं तो F1 प्रोजीनी में राउंड सीड बनता है, डोमिनेंस। लेकिन अगर एक लार्ज स्टार्च ग्रेन वाले पेरेंट का क्रॉस एक स्मॉल स्टार्च ग्रेन वाले पेरेंट से कराते हैं तो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन आता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्च सिंथेसिस का जो जीन होता है उसके जो दो एलिलिक फॉर्म होते हैं और इनसे जब हम स्टार्च ग्रेन साइज की बात करते हैं तो वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखता है इनके बीच में जो रिलेशन, और जब सीड शेप की बात करते हैं तो इनसे हमको डोमिनेंस का रिलेशनशिप दिखता है इनके बीच में। क्योंकि स्टार्च ज्यादा स्टार्च और कम स्टार्च बनने से ही आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि सीड का शेप का भी संबंध है। लेकिन यहाँ कुछ जो इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो कैपिटल बी स्मॉल बी ये जो जीनोटाइप है ये एक तरफ तो इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन दिखा रहा है लेकिन इसका सीड क्या होता है, राउंड होता है।
यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप ये भी ध्यान रख लेंगे कि किन्हीं दो एलील के बीच में एक ट्रेट को लेकर के अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिलेशनशिप है तो ये दोनों एलील के बीच में किसी दूसरे ट्रेट को लेकर के डोमिनेंस का भी रिलेशन आ सकता है। अब यहां पर एक ही जीन दो ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन और दूसरा सीड का शेप। तो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन अलग ट्रेट है और सीड का शेप अलग ट्रेट है। मतलब आप कह सकते हैं एक जीन से दो ट्रेट कंट्रोल हो रहा है, तो इसी को तो प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म। व्हेन वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन ट्रेट, रेगुलेट मोर देन वन ट्रेट, इसी को कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। तो ये एक तरह से प्लियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल भी है, प्लियोट्रोपिक जीन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हम लोग आगे इसका डिस्कशन